अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अब हम कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रोथेरेपी का ये सेक्शन स्टार्ट। ये सारा कवर हो चुका है। आप पढ़ना चाहते हैं, आप इसी की जो आपको चीज़ें बताई हैं आप डिटेल से पढ़ें। आपके सिर्फ मेरे ख्याल से 4 दिन रह गए हैं पेपर में, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड रेडिएशन से अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोथेरेपी में क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपको सारे आपके जो क्लेटन में आप पढ़ते रहे या डिफरेंट बुक्स में इलेक्ट्रोथेरेपी पे 3rd ईयर में आपने पढ़ा होगा, या जिन्होंने सेमेस्टर वाइज पढ़ा है उन्होंने अपने इस सब्जेक्ट में देखा होगा, डिटेल दी होती थी। इंटरफ्रेंशियल जो आपके पास करंट थे, फैराडिक करंट थे, साइनसॉइडल करंट थे, डायरेक्ट करंट, मॉडिफाइड करंट, या जितनी आपके पास इस तरह से डिटेल्स थी वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप वो पढ़ें जो आपने क्लिनिकली चीज़ें देखी हुई हैं। दो आपका हाइड्रो प्लांट जो है वो लाहौर में भी है, इस तरह से आप मतलब देख तो सकते हैं, लेकिन उससे भी एज सच क्वेश्चन नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो आपकी डेली प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। आपको इलेक्ट्रोथेरेपी से वो क्वेश्चन आएंगे जो कि आप डेली क्लिनिक पे, अगर आपने इंटर्नशिप्स की हैं या फिर अपना क्लिनिक रन करते हैं, अगर आपने वो चीज़ें देखी हुई हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और अगर ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आप उनके हर्ट्स, उनके फ्रिक्वेंसी, जो आप कोई चीज़ परचेज करते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है, तो वहाँ से देखी हो तो वो चीज़ें वैसे ही आपको ऑटोमेटिकली याद होती हैं। तो IR कॉमन प्रैक्टिस में हर क्लिनिक पे आपको मिल जाता है। अब IR 2 टाइप्स का होता है। शॉर्टर IR भी होता है इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसे लॉन्गर इंफ्रारेड रेडिएशन है, वो इसलिए टाइप बनाई हुई है क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब इंफ्रारेड का क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है कि ये कौन सी टाइप है, ये आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी में आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है और इसकी वेवलेंथ क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें, 300 से 400, 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक है, आपने ये याद रखना है। इसकी वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ इसकी है 750 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक। किसी जगह पे आपको 780 भी मिल सकता है तो वो भी ठीक है। तो ये आपने इसकी याद कर लेनी है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, इसकी वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आपको पता होना चाहिए। इंफ्रारेड आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। वो करता है स्टिमुलेट, क्या कर रहा है, बॉडी टिश्यू को कर रहा है, प्रमोट कर रहा है हीलिंग को। ये चीज़ें आपने याद कर ली हैं जो कि बिल्कुल बेसिक हैं। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशन आपको पता होना चाहिए। जो इसके अलावा आपको एक चीज़ जो आपने पढ़ी होगी, वी इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ये आपने रूल याद रखना है। फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाती है आपकी वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आपकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी लॉन्गर वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी डीप पेनिट्रेशन होगी। ये आपने चीज़ याद रखनी है। लोअर द फ्रिक्वेंसी इज़ यूज फॉर डीपर tissue penetration, higher frequency infrared radiation is used for more superficial tissues. हायर फ्रिक्वेंसी मतलब क्या है कि आपकी फ्रिक्वेंसी अगर हायर है तो इसका मतलब वेवलेंथ छोटी है, और वेवलेंथ छोटी है तो किसके लिए यूज़ करेंगे, सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए। और इसी तरह से अगर लोअर फ्रिक्वेंसी है तो इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि आप उसे डीपर टिश्यू के लिए यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर लाजमी याद रखनी है। अच्छा, अब यही फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्टेंस जो इंफ्रारेड लाइट ट्रेवल करती है टिश्यू के लिए, उसकी वेवलेंथ और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हायर फ्रिक्वेंसी जो होंगी वो पेनिट्रेट करेंगी सिर्फ फ्यू मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि उनकी वेवलेंथ हो जाएगी छोटी। अब एग्जाम्पल दी हुई है कि नियर इंफ्रारेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ है 700 से लेके 1200, और वो पेनिट्रेट करती है फ्यू सेंटीमीटर इनटू द टिश्यू। वाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कितने आप डिस्टेंस पे पूछा जाता है कि कितने डिस्टेंस पे आपने इंफ्रारेड रेडिएशन और पेशेंट का बीच डिस्टेंस क्या होगा। तो आपकी अकॉर्डिंग टू द क्लेटन बुक या फिर जो आप यूज़ कर रहे हैं बुक्स, उसके अकॉर्डिंगली ये लिखा होता है 2 फीट या 18 इंचेस। मतलब इंचेस में भी पूछा जा सकता है, फीट में भी। तो 2 फीट है या फिर 18 इंचेस है, उसमें आप ये क्या करते हो, इसको आप रखते हो। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। अच्छा, इसी के साथ अब मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूँ क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्यों ऐड कर रही हूँ, जिसे आप कोल्ड थेरेपी भी कहते हैं। क्रायोथेरेपी कोल्ड थेरेपी है, और ये आप करते हैं जहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ पे आपने वेजो कंस्ट्रक्शन करवानी होती है। अब क्रायोथेरेपी ज़्यादातर क्लिनिकली यूज़ नहीं की जाती है। अगर ज़्यादा की भी जा रही हो तो आप सिर्फ यूज़ करते हैं कोल्ड पैक यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ आप यूज़ करते हैं आपके पास। अच्छा, क्रायोथेरेपी आप क्यों यूज़ करते हैं, आपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना हो, एडिमा को कंट्रोल करना हो, पेन कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती है। क्योंकि ये जो डेल्टा फाइबर्स हैं उसकी जो कह लें कंडक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन जो है, कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर देता है, यानी कि आप पेन कम फील करते हैं। तो ये अब आपका सारा काम करता है क्रायोथेरेपी के थ्रू, ये आप यूटिलाइज़ करते हैं। जो आप क्लिनिकली यूज़ करते हैं उसके लिए आप जो यूज़ कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके बैग्स होते हैं, कोल्ड पैक्स होते हैं, आइस पैक्स होते हैं, वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ
वेपर कूलेंट स्प्रेज होते हैं, ब्रीफ आइसिंग टेक्निक्स होती हैं। अब इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास वेपर कूलेंट स्प्रेज कौन से होते हैं, आपके पास इथाइल क्लोराइड होता है और इसके अलावा फ्लोरीमीथेन होता है। तो ये MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कौन से आप स्प्रेज में कौन से आप यूज़ करते हैं, केमिकल क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, ये आपको पता हो। उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी वेजो कंस्ट्रक्शन जो आप करवा रहे हैं अपनी क्रायोथेरेपी के थ्रू, इसमें कितने मिनट रखने चाहिए। ये आप 15 से 20 मिनट रखते हैं आपकी बुक्स में, कहीं पे 10 से 15 होगा, कहीं 15 से 20, लेकिन मोर देन 20 आप नहीं रख सकते हैं, कहीं पे आपको मोर देन 15 भी मिल जाएगा। अब क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आपका एक रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है जिसको कहते हैं हम हंटिंग रिफ्लेक्स। ये आपका कौन सा रिफ्लेक्स जनरेट होगा, ये आपका हंटिंग रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है। उसके थ्रू क्या होता है, आपकी ऑटोमेटिकली वापस से हो जाती है आपकी वेजो डायलेशन। तो आप वेजो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे, तो अगर आप 15-20 मिनट करेंगे तो ये रहेगी। अगर आप उससे एक्सीड कर जाते हैं, उससे ज़्यादा आप क्रायोथेरेपी का यूटिलाइज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, आपका जो पूरा प्रोसीजर जो पर्पज़ है वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा और वेजो डायलेशन हो जाएगी। तो ये आपका थोड़ा सा है क्रायोथेरेपी से रिलेटेड। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है कि आपकी हीटिंग बैग्स आप यूज़ कर रहे हो फॉर जहाँ पे आपने मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखी है, स्पास्टिसिटी के लिए आप यूज़ करते हो, तो आपने वो वहाँ यूज़ करना है। और कोल्ड थेरेपी, क्रायोथेरेपी कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ आपने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से देख लेनी है जो क्लिनिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। और IR आई गेस हर क्लिनिक पे आपको दिख जाता है, और कोल्ड पैक्स भी आप यूज़ करते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक मशीन है जिसे आपने क्लिनिकली बहुत ज़्यादा देखा होगा, तकरीबन हर क्लिनिक पे आपको अवेलेबल होती है। आप अब इसे किस लिए इस्तेमाल करते हो, हीलिंग के लिए आप यूज़ करते हो, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आप यूज़ कर रहे होते हो, क्रॉनिक आपके जो एडीमाज होते हैं उसमें यूज़ करते हो, स्कार टिश्यूज़ को सॉफ्टन करने के लिए आप यूज़ कर रहे होते हो, यानी ये हीलिंग पर्पज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। और इसकी आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन भी याद रखनी है कि कहीं पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन है वहाँ आपने इस्तेमाल नहीं करना, एक्यूट सेप्सिस इन्फेक्शन की कंडीशन में नहीं करना, कहीं पर बंदा एलर्जिक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है, इवन प्रेगनेंसी में भी नहीं करना, कार्डियक डिजीज़ में भी नहीं करना, और IR भी प्रेगनेंसी में आप यूज़ नहीं करते हो। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है कि आप कहाँ इस्तेमाल करते हो, कहाँ नहीं इस्तेमाल करते हो। ये आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यही MCQ आपके इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपके पास पेपर में भी अल्ट्रासाउंड के क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पे डीपर पेनिट्रेशन के लिए उसने पूछा हुआ था कि अगर आपकी 3 मेगाहर्ट्ज़ की है तो कितनी आपकी पेनिट्रेशन होगी, कितने सेंटीमीटर तक होगी, इस तरह का क्वेश्चन रिलेटेड था। तो वो आपने ये लाजमी याद रखना है। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या हैं। आपकी अल्ट्रासाउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, इसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। वो मीडियम आप कौन सा यूज़ करते हो, आपके पास डिफरेंट इसमें आप जेल का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, जेल कौन सी आपके पास अवेलेबल होती है, एक्वासोनिक जेल होती है जिसकी 72.6% आप पेनिट्रेशन पढ़ते रहे हो, ग्लिसरॉल 67% है, डिस्टिल वाटर आपकी 59% है, आपकी जो एयर और पेट्रोलियम जेली है वो 0% है। तो ये आप कुछ पढ़ते रहे हो कि कौन सी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर क्लिनिक में आपकी एक्वासोनिक जेल ही इस्तेमाल हो रही होती है, ग्लिसरॉल भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी इसमें देखनी है कि कौन कौन सी आप जेल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी की बात की, जब 1 से 3 मेगाहर्ट्ज़ तक ये आप इस्तेमाल करते हो क्लिनिकली जो आप ऑपरेट करते हो उसके लिए, और इसकी रेंज 0.5 से 1.5 इसकी मिलीमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। अच्छा, अब वही चीज़ आपको फिर से बताऊंगी, V = F लैम्डा वाली, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी वेवलेंथ की। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देंगे तो आपकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी तो आपकी पेनिट्रेशन कम होगी सुपरफिशियल टिश्यूज़ में, मतलब आप वहाँ तक से रह पाएंगे। अब ये यहाँ से आपने चीज़ याद रख लेनी है कि अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है तो उसकी पेनिट्रेशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर तक वो पेनिट्रेट कर सकता है। 1 मेगाहर्ट्ज़ मतलब आपकी, यही क्वेश्चन आपका पास पेपर से ऐसा ही बना हुआ था जहाँ पे उसने पूछा हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट के सुपरफिशियल पूछा था कि डीप पूछा था। अगर यहाँ पे देखें आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक हो गया। अगर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इसका मतलब डीप पेनिट्रेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ और पेनिट्रेशन कितनी है, 5 सेंटीमीटर तक जा सकता है। डीप टिश्यू ट्रीटमेंट के लिए आप फ्रीक्वेंसी अगर 1 मेगाहर्ट्ज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, आप करेंगे 1.5 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर, यानी कि आपकी वेवलेंथ क्या है वो आपने ज़्यादा रखनी है इसके अकॉर्डिंगली। यानी कि 1.5 मैक्सिमम जो हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे देखिए हम मैक्सिमम 1.5 तक रख रहे थे, तो 1.5 होनी चाहिए। तो अगर कहीं पर रिक्वायर्ड होता है तो आप उससे कम भी कर सकते हैं। और अगर हम यही बात करें कि आपकी जो है
इसमें अल्ट्रासाउंड में अगर आप 3 मेगाहर्ट्ज़ की यूज़ करते हैं तो वो किसके लिए, वो सुपरफिशियल टिश्यू के लिए। और 3 मेगाहर्ट्ज़ अक्सर बुक में आप देखेंगे कि आपको लिखा होगा 1.5 सेंटीमीटर, जो आपकी क्लेटन की बुक है वहाँ ये लिखा होता है, लेकिन ये पेनिट्रेट अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर तक कर सकती है। तो ये रेंज थोड़ी सी मतलब 0.5 में वेरी कर सकती है, लेकिन आपकी जो बुक अकॉर्डिंग है एग्जैक्ट उसमें 1.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये भी आप किस में करते हैं, स्मॉल एरियाज़ के लिए और सुपरफिशियल टिश्यू के लिए। तो ये याद रखना है 5 सेंटीमीटर। अगर डीप पेनिट्रेशन चाहिए तो 1 मेगाहर्ट्ज़ थी, यानी फ्रीक्वेंसी उसमें हमने क्या रखी है, 1 मेगाहर्ट्ज़ कम फ्रीक्वेंसी रखी है। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है तो पेनिट्रेशन कम हो गई है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो वेवलेंथ कम की है। वेवलेंथ कम की है तो इसका मतलब क्या है, पेनिट्रेशन सुपरफिशियल रहेगी। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और ये लाइन लास्ट में लिखी हुई है, द लोअर द फ्रीक्वेंसी द डीपर इट कैन पेनिट्रेट इनटू द बॉडी, क्योंकि लोअर द फ्रीक्वेंसी मीन लार्जर द वेवलेंथ। ये आपने कंपैरिजन इसका भी ऐसे ही याद रखना है। तो ये आपका हो गया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बाद आपके पास है ईएमएस। अब ईएमएस क्या है, इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन है। कौन सी टेक्निक है, आप लोगों ने अपने क्लिनिक पे टेंस का इस्तेमाल बहुत कॉमनली किया होगा। डिफरेंट डिवाइसेस मिलती हैं, आपने वो यूज़ की होंगी, एस्ट्रामेड की है, बेस्टमेड की है, आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके पास इस तरह की डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन क्या है कि आपने करंट देना है जिसमें आप नर्व को स्टिमुलेट करेंगे, मसल को स्टिमुलेट करते हैं, लिगामेंट को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उसकी हीलिंग हो सके, वहाँ पे सेंसेशन आ सके। डिफरेंट मतलब आप पेन को इवन कंट्रोल करने के लिए टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब इसका मैकेनिज्म आपको पता हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं आपके ईएमएस की, जहाँ पे आप मसल को स्टिमुलेट करते हो, जिसमें आपका है एक न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, जिसमें आपका एक है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, उसके बाद आपके पास है रशियन स्टिमुलेशन। आप अगर आप बात करेंगे एनएमईएस की, तो ये पेशेंट में रिकवर करवाता है इंजरीज़ को और साथ में आप पेन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह से टेंस की बात की जाए तो ये भी पेन कंट्रोल और डिफरेंट उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर आर्थराइटिस, फिब्रोमाइल्जिया, डिफरेंट कंडीशंस में आप इस्तेमाल करते हो। रशियन स्टिमुलेशन की बात की जाए, ये इसमें डिफरेंट एक स्पेसिफिक वेव फॉर्म आता है, वो यूज़ किया जाता है और डिफरेंट आप इसका करंट यूज़ करके मसल को स्टिमुलेट करते हो, स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हो। इवन के जो आपकी एथलीट्स हैं वो भी रशियन स्टिमुलेशन का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो ईएमएस है ये यूज़ कर रहा है आपका इंटरमिटेंट डायरेक्ट करंट। इंटरमिटेंट जो डायरेक्ट करंट है उसकी जो वेव फॉर्म है आपके पास डिफरेंट होती है, जिसमें रेक्टेंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है, ट्रायंगुलर है और सॉटूथ है। यहाँ पे जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो रेक्टेंगुलर है। अब इंटरमिटेंट है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कि आपका इंटरप्टेड होता है, एकदम ग्रेजुअल या सडन फॉल के साथ नहीं होता है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। इवन कि आपकी जो इंटरफेरेंशियल थेरेपी होती है उसमें भी आप डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हो, वो भी एक सॉर्ट ऑफ आपका ईएमएस होता है। उसमें आप मीडियम फ्रिक्वेंसीज़ को यूज़ करते हो दो और एक लो फ्रिक्वेंसी का रिड्यूस करते हो करंट, वो भी हीलिंग के लिए और डिफरेंट इस तरह के डिजीज़ में आप इस्तेमाल करते हो फॉर अचीविंग योर डिज़ायर्ड गोल। अच्छा, अब ईएमएस की बात की जाए तो ईएमएस में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपकी वही उसकी फ्रिक्वेंसी आपने याद रखनी है और कितने किस लेवल पे काम करते हैं। जैसे अगर मैं टेंस की बात करूँ, टेंस आपके स्पाइनल लेवल पे भी काम करता है, आपके ब्रेन स्टेम लेवल पे भी काम करता है। स्पाइनल लेवल पे स्टिमुलेट करता है वो लार्ज डायमीटर फाइबर्स को, जिसकी वजह से आपकी कंडक्शन कम हो जाती है, मतलब आपको कम से कम पेन फील होता है। स्मॉल फाइबर्स जो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, आपकी कंडक्शन नहीं होती पेन की। और जो ब्रेन स्टेम लेवल पे भी काम करता है तो ओपिएट्स का रिलीज़ करता है, इवन के सब्सटेंस पी को ड्रेन अवे करने में हेल्प करता है। तो ये आपका लोकलाइज के लिए बहुत, आपकी पेन कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी भी टाइप्स आगे फर्दर, अगर आपने बुक का अगर चैप्टर याद हो तो हाई टेंस पढ़ा होगा, लो टेंस पढ़ा होगा। हाई टेंस की फ्रीक्वेंसी 100 से लेके 150 हर्ट्ज तक होती है, पल्स विड्थ उसकी 100 माइक्रोसेकंड से लेके 500 माइक्रोसेकंड तक होती है। इंटेंसिटी की बात की जाए तो 12 से लेके 30 मिली एम्पियर तक इसकी आपकी चली जाती है इंटेंसिटी। लो टेंस की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है 1 से लेके 5 हर्ट्ज तक। पल्स विड्थ की बात की जाए तो उसकी होती है 100 से लेके 150 माइक्रोसेकंड तक। और इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए, ये आपके पास हो गया आपके जो टेंस का है। अब इसमें एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है आप नर्व स्टिमुलेट करते हो, आप इससे करते हो लिगामेंट स्टिमुलेट कर रहे हो, आप इससे मसल स्टिमुलेट कर रहे हो। अब जब स्टिमुलेट कर रहे हो तो तीनों के लिए आपके पास क्या है, आपके पास डिफरेंट करंट रेंज होती है। फॉर एग्जांपल नर्व स्टिमुलेट करनी है तो 1 से लेके 100 मिली एम्पियर तक का करंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने यूज़ करना है लिगामेंट को स्टिमुलेट करना है अगर आपने, तो आप यूज़ कर सकते हो 5 से लेके 50 मिली एम्पियर तक। अगर आपने
आपने करनी है स्टिमुलेट मसल को, तो आप यूज़ कर सकते हो 50 से लेके 100 मिली एम्पियर तक। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ कि अगर आपने करनी है सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट, तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए किया जाता है कंपेयर टू योर मोटर नर्व स्टिमुलेशन। अच्छा जी, अब मैं यहीं पे आपको ऐड कर दूं कुछ इंटरफेरेंशियल थेरेपी की जो वैल्यूज़ हैं, कि वो जो ट्रीटमेंट आप करते हो इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट, उसमें आप 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हो ताकि आप एक लो फ्रिक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस कर सको। उसमें अगर आपने याद हो तो आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला Z इज़ इक्वल टू C/F। जी आप यूज़ करते हो इम्पीडेंस के लिए, सी आप यूज़ करते हो कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्किल इन माइक्रो जो फैरड्स आप यूज़ करते हो, माइक्रो फैरड्स के लिए आप यूज़ करते हो, और एफ जो है वो फ्रिक्वेंसी के लिए, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपने देखना है कि इम्पीडेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है, बस एक ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2 मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट, लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करेंगे, एक कॉन्स्टेंट करंट है, एक वेरिएबल करंट है। जो कांस्टेंट करंट है वो 4000 हर्ट्ज तक होता है, और जो आपका वेरिएबल करंट है वो आपका 3900, यानी कि आपके पास 3900 हर्ट्ज के करीब उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। और इसकी जो बीट फ्रिक्वेंसी एज अ रिजल्ट निकलती है, यानी वो कितनी निकलेगी, 4000 माइनस 3900। तो इसका मतलब सिर्फ आपके पास 100 हर्ट्ज की लो फ्रिक्वेंसी आप प्रोड्यूस करते हो, लो फ्रिक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करते हो। इंटरफेरेंशियल थेरेपी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने याद रखना है। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें भी आप 2 मोड यूज़ करते हो, कांस्टेंट मोड यूज़ करते हो और रिदमिक मोड यूज़ करते हो। इसमें इसके अलावा कोई ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपने इसमें इंटरफेरेंशियल थेरेपी में ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास जो है वो है लेज़र। लेज़र क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक ऑर्डिनरी लाइट से अलग लाइट होती है, क्योंकि आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें 7 स्पेक्ट्रम लाइट होती है, और उसके अंदर वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट होती हैं। जबकि लेज़र एक कोहेरेंस शो करती है, सिंगल कलर होता है, सिंगल वेवलेंथ होती है और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के साथ होती है, और ये स्प्रेड नहीं करती है। ये चीज़ आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। डिफरेंट पर्पजेस के लिए आप यूज़ करते हो। आप वूंड हीलिंग के लिए यूज़ करते हो, पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इवन स्कार टिश्यूज़ के लिए यूज़ करते हो, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए जिसमें सुप्रास्पिनेटस टेंडिनाइटिस आ जाता है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है, आपके पायोजेनिक इवन आर्थराइटिस है, आप उसमें भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को क्या करता है, जितनी कंडीशन आपकी होंगी पेन वाली उसको इनकाउंटर करने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप लो पावर लेज़र यूज़ करते हो अपने बोन और आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए भी। तो ये चीज़ें आपने इसमें देख लेनी है कि लेज़र का पर्पसेस क्या है, उसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप इसकी बात करें टाइप, लो लेवल लेज़र थेरेपी, हाई पावर लेज़र थेरेपी, सुपर पल्स लेज़र थेरेपी। जो आपके पास है लो लेवल लेज़र थेरेपी, इसी को आप कहते हैं कोल्ड लेज़र थेरेपी, क्योंकि ये सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए यूज़ हो रही है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए, और ये हीलिंग और पेन रिलीफ के लिए आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो 600 to 1000 नैनोमीटर। हाई पावर की वेवलेंथ की बात की जाए तो 800 से 1000। और अगर आप बात करें सुपर पल्स लेज़र थेरेपी की तो इसकी कितनी है, 905 से 980 वेवलेंथ इंक्रीज़ करिए, यानी ये सुपरफिशियल के लिए होगा, ये मीडियम पेनिट्रेशन के लिए, हाई पेनिट्रेशन के लिए आप यूज़ करेंगे, यानी जितना आपने डीप पेनिट्रेशन करवानी है। फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी 800 से लेके आपके पास 800 मेगाहर्ट्ज से लेके 200 टेराहर्ट्ज तक है। और अगर यहाँ बात की जाए हाई पावर लेज़र थेरेपी में तो आपके पास HPLT में 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 1 टेराहर्ट्ज तक है। जबकि आपकी जो LLT थी उसमें कितनी थी, वो आपके पास लो लेवल लेज़र थेरेपी में आपके पास 200 टेराहर्ट्ज तक थी, और इसमें आपके पास से 1 टेराहर्ट्ज तक है। इस तरह बात की जाए आपके सुपर पल्स है तो इसकी है गीगाहर्ट्ज, इसकी टेरा में क्रॉस ही नहीं की है, फ्रिक्वेंसी कम हुई है 100 गीगाहर्ट्ज से लेकर से 300 गीगाहर्ट्ज तक, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या की है, फ्रिक्वेंसी आपकी कम हो रही है और वेवलेंथ आपकी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। ये आपने इसमें भी याद रखना है। तो ये किसके लिए, ये आपके सुपरफिशियल टिश्यूज़ के लिए। ये आपने किससे यूज़ करना है, हाई पावर लेज़र थेरेपी, ये आप जॉइंट्स के लिए यूज़ करें, आर्थराइटिस टेंडिनाइटिस कंडीशन में यूज़ करें, और ये पेनिट्रेट करेगी डीपर टिश्यूज़ में कंपेयर टू योर लो लेवल लेज़र थेरेपी। और अगर हम बात करें सुपर पल्स्ड आपके पास लेज़र थेरेपी की, तो ये लेज़र थेरेपी आप डीप टिश्यू पेनिट्रेशन, बोन जॉइंट्स, कार्टिलेज और टिश्यू की हीलिंग के लिए, रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लेमेशन, इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास 3 बेसिक टाइप्स हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें इसके टाइप्स पे, मतलब इसकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चरल टाइप्स पे, तो आप स्ट्रक्चरल टाइप्स पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। रूबी लेज़र आपके पास अवेलेबल होती है, इसके अलावा आपके पास जो है हीलियम नियॉन लेज़र होती है,
और डायोड लेज़र होती है। जो आपके पास है रूबी लेज़र, इसकी जो आपके पास रॉड होता है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 सेंटीमीटर वाइड होता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड आप यूज़ करते हो और कुछ ट्रेसेस आप यूज़ करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के। और इसमें आप क्या करते हैं, आपके पास मिरर्स होते हैं, 100% रिफ्लेक्टेंस होती है और स्पॉन्टेनियस इमिशन का इसके अंदर प्रोसीजर होता है। अब जो चीज़ आपने इसमें याद रखनी है कि रूबी जो लेज़र है उसकी आपके पास क्या है, वेवलेंथ कितनी है। रूबी लेज़र की वेवलेंथ जो आपके पास आएगी वो है 694.3 नैनोमीटर और ये रेड लेज़र बीम एमिट करती है, किसकी, रूबी की। और अगर हम बात करें हीलियम नियॉन की, तो हीलियम नियॉन की कितनी है, जो आपके पास दूसरी टाइप है स्ट्रक्चर, गैस लेज़र भी कहा जाता है, गैस लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र, उसमें है 632.8 नैनोमीटर और ये भी रेड लाइट ही आपकी एमिट करती है। तो ये भी लो प्रेशर ट्यूब के साथ आप यूटिलाइज करते हैं और इसको कॉन्टिन्यूस और पल्स लेज़र बीम दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका बल्कि एडवांटेज भी है। उसके बाद आपके पास है डायोड लेज़र। डायोड लेज़र की आपके पास कितनी वेवलेंथ है, 904 नैनोमीटर। अब इसी हिसाब से आप इसकी वेवलेंथ देखते हुए भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कितनी पेनिट्रेशन होगी और कितनी पेनिट्रेशन के लिए आपको कौन सा डायोड, कौन सा हीलियम नियॉन लेज़र या फिर रूबी आपने इस्तेमाल करना है, तो आप इसकी बेस पे भी उसको कर सकते हैं। पी टाइप इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पी टाइप गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड लेयर इसके अंदर मौजूद होती है। इंफ्रारेड इनविजिबल लेयर इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। ये इंपॉर्टेंट आपने इसमें याद रखना है कि ये भी रेड बीम प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि आपके पास डायोड लेज़र क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंफ्रारेड इनविजिबल लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। आपने ये याद रखना है, इंफ्रारेड इनविजिबल लेज़र प्रोड्यूस होती है आपके डायोड लेज़र के अंदर। ये इसके हिसाब से आपने याद रखना है। तो ये तरीका आपने लेज़र से कुछ चीज़ें आपने इस तरह से याद रख लेनी है। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको ऐड कर दूँ थोड़ा सा उसका डायाथर्मी का, कि डायाथर्मी में आपकी जो शॉर्ट वेव डायाथर्मी है कि उसमें आपने कौन सी एक फिगर्स हैं जो आपने याद रखनी है। शॉर्ट वेव डायाथर्मी की अगर बात की जाए तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 1 × 10⁻⁶ इसकी फ्रिक्वेंसी होती है और कहाँ तक होती है, 1 × 10⁸ 1 × 10⁻⁶ से लेके 1 × 10⁸ हर्ट्ज तक होती है। और अगर इसकी हम बात करें जो वेवलेंथ है वो 11 मीटर तक आप यूज़ करते हो। अगर हम लॉन्ग वेव डायाथर्मी की बात करें तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 × 10⁻7 से लेके 1 × 10⁻9 होती है। और अगर आपकी शॉर्ट वेव डायाथर्मी आपने अगर क्लिनिकली यूज़ किया है, इसको देखा है, तो आपको आइडिया होगा कि ये एज सच कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करती है, कोई नर्व स्टिमुलेट नहीं करती है। तो ये शॉर्ट वेव डायाथर्मी के कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए पता। अगर इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स की बात की जाए तो ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में आप यूज़ करते हैं, ट्रोमेटिक कंडीशंस में यूज़ करती हैं, जहाँ पे आपने हीटिंग इफेक्ट देना हो, मसल टिश्यूज़ को आपने स्टिमुलेट करना हो, उसकी हीलिंग प्रमोट करनी हो, वहाँ आप इसे यूज़ करते हैं। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जो इसके रिलेटेड हैं। प्रोसीजर एज सच आपसे नहीं पूछे जाते, बस आपको इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट वो है आपका आइंटोफोरेसिस। और आइंटोफोरेसिस जो है आपका क्या है, एक फॉर्म है इलेक्ट्रोथेरेपी की जो कि क्या करती है, लो लेवल इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करती है ताकि वो डिलीवर कर सके मेडिकेशन थ्रू द स्किन इनटू द बॉडी। इट इज़ ऑफन यूज टू ट्रीट कंडीशन सच एज टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। इंडिकेशंस पता लग गई कि टेंडिनाइटिस में यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम, आइंटोफोरेसिस में आप यूज़ कर रहे हैं लो लेवल इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको पता होना चाहिए कि लो लेवल इलेक्ट्रिक करंट हमने इस्तेमाल किया और क्या यूज़ किया, हमने मेडिकेशन को डिलीवर किया। अब आपने क्या करना है, आइंटोफोरेसिस में आप इलेक्ट्रोड प्लेस करते हो स्किन के ऊपर, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो और मेडिकेशन जो आपने लगानी होती है वो सोल्यूशन की फॉर्म में, जेल की फॉर्म में पैच के ऊपर लगा देते हो। उसके बाद क्या होता है, यही आप जब करंट पास होगा तो ये क्या करेगा, ये स्किन के अंदर ले जाएगा आपकी मेडिकेशन को अंडरलाइंग टिश्यू पे, यानी स्किन आपकी मेडिसिन आपकी स्किन के अंदर पहुंच जाएगी और मेडिकेशन डिलीवर हो जाती है डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया, और जहां पे रिलीफ और हीलिंग प्रमोट हो सकती है। तो ये आइंटोफोरेसिस का आपका प्रोसीजर है। उसके बाद आपके पास है कि इसकी कौन सी कॉमन ड्रग्स हैं जो आप यूज़ करते हो। जो ड्रग्स आप इसमें यूज़ करते हो वो है डेक्सामेथासोन यूज़ करते हो। किससे यूज़ करते हो, ताकि आप प्लांटर fasciitis को, लेटर एपिकंडलाइटिस को, रोटेटर कफ की जो टेंडिनोपैथी है उसको हील करने के लिए। ड्रग्स जो है एज सच आपसे नहीं पूछे जाते, अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एज सच इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता कि कितनी रेंज में होते हैं। 0.5 mg से 2 mg तक आप यूज़ कर सकते हो, और ट्रीटमेंट टाइम जो है वो 10 से 20 मिनट होता है, वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन
कंडीशन, सिवियरिटी, उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हो, और ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है। लाइडोकेन जो है एक एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, 40 से 80 mg तक यूज़ करते हो। किस कंडीशन में करना है? मायोफेशियल पेन में करना है, न्यूरोपैथिक पेन में करना है, 10 से 20 मिनट के लिए करना है। एसिटिक एसिड आप कितनी उसमें करते हो टाइम के लिए? 10 से 20 मिनट के लिए करते हो। और कितनी रेंज करती है? 2% to 5% आप रेंज करते हो। किस लिए यूज़ करते हो? कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस के लिए यूज़ करते हो। उसके बाद बात की जाए आपके सैलिसिलेट्स की, तो सैलिसिलेट्स मेडिकेशन आप किस लिए? पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हो। और इसमें इसकी जो रेंज है वो 10 to 20% है और इसका टाइम ड्यूरेशन 10 to 20 मिनट्स है। एपिनेफ्रीन की बात की जाए तो एपिनेफ्रीन आप किससे यूज़ कर रहे हो? आप एपिनेफ्रीन यूज़ करते हो मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ के लिए, और इसमें आपके पास जो रेंज है 0.5% से लेकर 2% तक है और आपका ट्रीटमेंट टाइम 5 to 10 मिनट्स तक है। सिर्फ इसका 5 to 10 मिनट्स है, बाकी सबका तकरीबन 10 to 20 है। लेकिन आप इसे जनरली याद रख सकते हैं कि आप 10 से 20 मिनट्स तक ये ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। डोजेस एज सच याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप रखना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ड्रग्स ऐड नहीं की हुई हैं, जैसे कि आपकी बुक में आपको मिलती हैं। आयोडीन आप यूज़ करते हो, पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो आप यूज़ करते हो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लीजन्स के लिए यूज़ करते हो, वेजोडाइलेशन के लिए यूज़ करते हो, सॉफ्टनिंग करनी हो किसी सुपरफिशियल स्कार को, सॉफ्टनिंग ऑफ द सुपरफिशियल स्कार के लिए आप यूज़ करते हो। इसके अलावा आप यूज़ करते हो आयोडीन के अलावा जो आप यूज़ करते हो वो है क्लोराइड यूज़ करते हो। क्लोराइड भी आप यूज़ करते हो स्कार टिश्यूज़ के लिए। और उसके अलावा सैलिसिलेट्स मैंने आपको बता दिए, सैलिसिलेट्स भी आप यूज़ करते हो, और एल्ब्यूसिड। इसके अलावा आप एल्ब्यूसिड भी यूज़ करते हो। एल्ब्यूसिड क्या है? सल्फा एसिटेमाइड आयंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शन को। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि अगर आपने करवानी है बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करना है तो आप कौन से आप यूज़ कर सकते हो ड्रग्स। अगर आपने यूज़, क्योंकि बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपके यूज़ किए जाते हैं, जिंक भी यूज़ किया जाता है, एल्ब्यूसिड भी यूज़ किया जाता है, तो आपने ये देख लेना है इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आप कौन सा ड्रग यूज़ करोगे। अगर आपको है बैक्टीरिया तो आप इन्फेक्शन है तो आप कौन सा यूज़ करोगे, वेजोडाइलेशन करवानी है तो कौन सा करना यूज़, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कार टिश्यू है तो कौन सा यूज़ करोगे। इसके अलावा कॉपर भी आप यूज़ करते हो वुंड्स के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए। और इस तरह से वेजोडाइलेटर और भी ड्रग्स हैं जिसके अंदर रेनोटीन शामिल है, हिस्टामीन शामिल है, वो भी आप इस्तेमाल करते हो फॉर दी मेडिकल आयनाइजेशन पर्पज़। अच्छा, अब इसको एक और बेस पे मैं आपको भी बता दूँ कि आप इसे डिवाइड कर सकते हो, वो है पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। जो आपके पास है पॉजिटिव आइंस, जो आपकी बुक में भी जिस तरतीब से दिया होता है कि आपके पास जो पॉजिटिव आइंस हैं उसमें आपके पास है सबसे पहले जिंक आपके पास पॉजिटिव है, कॉपर आपके पास पॉजिटिव है। एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं आपको कि आप ये क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो कि आपके पास पॉजिटिव आइंस हैं। जो आपके पास है नेगेटिव आइंस में आपके पास आयोडीन है जो मैंने अभी आपको बताया, एल्ब्यूसिड भी है, सैलिसिलेट्स हैं, क्लोराइड है, तो ये सब आपके क्या हैं? नेगेटिव आइंस। और तीसरी कैटेगरी आप वेजोडाइलेटर्स की बना सकते हो कि वेजोडाइलेटर्स क्या करें, जिसमें हिस्टामीन है, एपिनेफ्रीन है, रेनोटीन है, आप डिफरेंट ड्रग्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर इंटरफेरेसिस प्रोसीजर। अच्छा, अब बात की जाए कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस सिंपल सा है, एज सच नहीं पूछा जाता, लेकिन पता हो तो बेहतर है कि सबसे पहले आपने स्किन को प्रिपेयर कर लेना है, इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर लेना है। इलेक्ट्रोड को प्लेस करते इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और फिर कंप्लीशन करेंगे ट्रीटमेंट की। ये एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये अब हमारे कुछ आपके पास इलेक्ट्रोथेरेपी की चीज़ें थी जो बेसिक थी, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर से ही क्वेश्चन आती हैं, तो ये अगर आप कर लेते हैं या इसी की डिटेल करना चाहती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे आपको जर्नल फिजियोलॉजी इम्पेयरमेंट की बजाय मैं नेक्स्ट आपको जो चीज़ करवाऊंगी वो है रिसर्च का। हम पहले करेंगे और उसके बाद रिसर्च के वीडियो बनाने के बाद मैं आपको ये वाली वीडियोज़ बनाकर दूँगी। तो इसके बाद डायरेक्ट जो हम टॉपिक जंप करेंगे वो होगा आपका रिसर्च का। तो रिसर्च के बाद इंशाल्लाह ये टॉपिक हम दोबारा से कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून्ड।